हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े बच्चों के, उनको काफ़ी हमारी वीडियोस अच्छी लगी इस चैप्टर की। तो बच्चों इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपका चैप्टर 3 भी आएगा, जिनकी फरमाइश है कि सर चैप्टर 3 भी जल्द से जल्द अपलोड करें। तो टाइम लगता है यार हर एक चीज़ के लिए, तो पहले तो हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे ना, हम कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह वो भी आएगा, ठीक है। तो अभी हम स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.8 करने जा रहे हैं, जिसमें वो देखें क्या कह रहा है। फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी एस, यानी कि हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है एक्स टू एस और एफ ऑफ एस की फॉर्म में फॉर द ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। देखें यहाँ पे मेंशन है कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। आपने जो एग्जांपल्स पढ़ी बच्चे, उसमें हमने जनरल फॉर्म में सब वैल्यूज को देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे गिवन वैल्यूज के फॉर्म में, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो फोर्स होगी उसका यूनिट होगा न्यूटन, और जो उसके बाद आपको पता है FV1 है ये वेलोसिटी, और आपको पता है वो क्या था FV, और साथ में था डिस्प्लेसमेंट यानी कि x की फॉर्म में, वो भी आपके पास पाया जाएगा, ठीक है। आपने एक एक चीज़ को यहाँ पे मद्देनजर रखना। अगर एक भी चीज़ आपने आगे पीछे कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉडी दी गई हुई है, ये फिगर है जिसमें से मैंने x2s और f ऑफ s निकालना है। तो मैं वन बाय वन आपको पता है। अब हम यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन इक्वेशंस लिखेंगे। मैं वो फ्री स्पेस डायग्राम नहीं बनाने बैठूंगा, ठीक है। फ्री बॉडी कहते हैं कि फ्री स्पेस कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बस उसको एक हेडिंग के तौर पे देखा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। उससे आपने परेशान नहीं होना। अब बच्चों है क्या चीज, पहले आप इस डायग्राम को देखो। मैंने यहाँ पे बॉडीज को डिफरेंट दिखाने के लिए डिफरेंट बॉल पॉइंट्स के कलर का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट नंबर पे देखो ये मैस M1 है, यानी कि ये एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये फ्रेम है। फ्रेम के अंदर हमारा मैस पड़ा हुआ है। देखो ये फ्रेम के साथ भी उन्होंने ये साइड पे मेंशन किया हुआ है कि ये M2 है। अब यहाँ पे बच्चे धोखा खाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ एक बॉडी है, हमारा तो काम ही एक बॉडी से एक बॉडी की इक्वेशन लिख के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता है पूरे काम का। तो इस चीज से मार नहीं खानी ये बच्चों। ऐसे ही अभी मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि लेट से यार आप ये समझ लो, जैसे ये मेरा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के लिए ये फ्रेम है, दिस इज कॉल्ड फ्रेम। ये इसके लिए फ्रेम है, ये जो इसके ऊपर कवर होता है। जब इसको ऐसे रखा गया हो तो ये इसकी बिल्कुल सेम टू सेम मिसाल है, यानी कि अभी मैस इसके ऊपर आ गया, फ्रेम के अंदर आ गया। तो दैट इज द गिवन एग्जांपल फॉर दिस डायग्राम। देखो ये फ्रेम है और इसके अंदर मैस पड़ा हुआ है, यानी कि एक बॉडी के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब वो और बात है कि हम इक्वेशन जब लिखेंगे काफी इजी आपको लगेगा। देखो बच्चों काफी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये बता रहा फोर्स लगाई जाती है। देखो अब जरा गौर करो, ये मैस लगा हुआ है, ये आगे स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये डैम्पर है एक, और एक इनके क्या नाम है, आपस में कनेक्टेड होने की वजह से दो डैम्पर बन जाते हैं FV1 और FV2, और एक इस बॉडी का नीचे ग्राउंड के साथ यानी कि जमीन के साथ डैम्पर बनता है। कैसे? क्योंकि ये बॉडी ये देखें वॉल के बिल्कुल साथ में है M2 जो बॉडी है, दूसरा मैस जो है हमारा। तो लिहाजा जब यानी कि कोई ऐसे उसको छेड़ा जाएगा उस बॉडी को, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो जमीन है वो भी अपनी तरफ से एक डैम्पर की फॉर्म में फोर्स लगाएगी, विच इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे असल कहानी क्या है। हमने मैस M1 की तो बात करनी ही करनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों वो बता रहे हैं यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं। देखें जैसे कि ये चीज़ है, अब देखो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये ऐसे बॉडी फ्रेम के अंदर है, वो ये बता रहा है ऐसे बॉडी पड़ी हुई है हमारी। अब ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेटर है, चले मैं इसको ऐसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। आपको वो भी नजर आए, ये भी नजर आए। देखें ये M1 बॉडी है, मैं इस पे ऐसे अपनी फिंगर से फोर्स लगाने लगा हूँ। लगानी फोर्स है चाहे जितनी मर्जी लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म में फोर्स की बात की गई है। तो देखो बच्चों जो ही मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या होता है, बॉडी भी मूव करता है, फ्रेम भी मूव करता है, बॉडी भी मूव करता है, यानी दोनों चीजों पे मूवमेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं है, ना डैम्पर है। तो मेन तो यहाँ पे वो रीजन है ना, यहाँ पे आपको डैम्पर और स्प्रिंग का जो है वो वर्किंग नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो जो ही मैं देखो अब ये कैप लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल इस बॉल पॉइंट की, तो ये कैप मेरी M1 बॉडी है। देखो जब मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा फोर्स से क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है ये ऐसे कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से जो ये कंप्रेस हो चुका होगा, जब ये फुली कंप्रेस होगा तो ये वाली बॉडी को फिर प्रेस करना स्टार्ट करेगा, फिर हमारी M2 वाली बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट करेगी। बट जो ही ये कैप यानी यहां से मैंने फोर्स छोड़ी तो एकदम से ये स्प्रिंग इसको वापस भेजेगा, वापस धकेलेगा, यानी कि इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स लगाएगा। तो वो सारी बातें हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊं ना, स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज में चाहे मेंशन हो या ना मेंशन हो, आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशन लिख लें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये अजीब अजीब फॉर्म में देते हैं कि यहाँ पे आप रिएक्शन और एक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो मैं इन चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जब आ जाए स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज तो इंटरपोलेशन या ऊपर अगर मेंशन नहीं है कि आपने क्या करना है जी, क्या नाम है, बाय इंस्पेक्शन लिखनी है या थ्रू आप प्रोसीजर लिखनी है,
अगर इस तरह से ना मेंशन हो तो आप क्या कर सकते हो, बाय इंस्पेक्शन उसकी लिख सकते हो, यानी कि क्या नाम है अपना, इक्वेशन। तो चलो आओ बच्चों, पहले हम लिखते हैं मैथ्स M1 के लिए इक्वेशन, ठीक है जी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो थोड़ी सी जगह ना, यहाँ पे हम वो मैट्रिक्स वाला सारा प्रोसीजर कर लेंगे, नीचे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स M1 के लिए मैं लिखने लगा हूँ पहले इक्वेशन। तो देखो बच्चों मैथ्स M1 के ऊपर यानी सबसे पहले आपको पता है जब बाय इंस्पेक्शन में इक्वेशन लिखी जाती है तो पहले हम वो सारी फोर्सेज लिख लेते हैं जो मैथ्स M1 पे लग रही होती हैं। देखो पहले नंबर पे अब जरा हम वो चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे मैथ्स के लिए ना सिर्फ बच्चों देखो, एक आपको पता है इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हम हमेशा एक्शन फोर्सेस लिखते हैं, और मतलब रिएक्शन फोर्सेस जिन्हें कहते हैं हम, और दूसरी साइड पे हम अप्लाइड फोर्सेस लिखते हैं इज इक्वल टू की राइट साइड पे। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे M1 पे तो लग रही है, M2 पे नहीं लग रही होगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी। अब M1 पे एक फोर्स लग रही है F ऑफ टी, जरा गौर कीजिएगा, M1 पे जो फोर्स लग रही है वो तो अप्लाइड फोर्स है, उसको हमने इज इक्वल टू की साइड पे लिखना ही लिखना, वो एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे M1 के लिए कौन कौन सी चीज वर्क कर रही है और दोनों मैसेज के लिए कौन कौन सी चीज काम कर रही है। देखो बच्चों यहाँ पे असल कहानी ये है कि हर एक चीज कॉमन है। देखो कैसे, ये डैम्पर, ये जो FV1 है ये M1 और M2 दोनों के दरमियान कॉमन है, क्योंकि M2 देखो ऊपर उसकी ये उसकी सरफेस है और नीचे M1 की सरफेस है, तो ये इन दोनों के लिए भी कॉमन हो गई। यानी ये ऐसे ही है, ये एक रिश्तेदार है जो दोनों का रिश्तेदार है, यानी कि इस तरफ भी इसका कोई ना कोई अपना तल्लुक है और उस तरफ भी कोई ना कोई तल्लुक है, यानी कि इसने अपनी ड्यूटी दोनों तरफ निभानी है। ऐसे ही FV2 का भी यही यहाँ पे कारनामा सारी अंजाम देने वाली बात है। ऐसे ही ये देखो स्प्रिंग भी दोनों के सेंटर में लगा हुआ है, मैथ्स M2 और मैथ्स M1 के दरमियान। ये इस डैम्पर का भी यही सीन है, बस एक इसमें डैम्पर पाया जा रहा है जिसका सिर्फ M2 के केस में अपना एक करदार है, वो है FV4, ठीक है बच्चों। देखो इसका सिर्फ यहाँ पे M2 के बॉडी ऊपर ही एक्शन दे रहा है ये, दैट्स व्हाई यही बात है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि इंस्पेक्शन में आपको पता है जब हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा पहले, तो मैथ्स M1 के लिए मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं बच्चों। पहले मैं वो वाली फोर्सेज प्लस में लिखूंगा जो मैथ्स M1 के लिए, और वो वाली फोर्सेज, बाकी सारी फोर्सेज आपको पता है माइनस में लिखनी होती हैं। तो देखो मैथ्स M1 के ऊपर कौन कौन सी मतलब कि एज अ फोर्स वर्क कर रही है, एक हमारा ये वाला डैम्पर और एक ये वाला डैम्पर, उसके बाद ये स्प्रिंग भी है, और ये हमारे पास क्या नाम है इसका यार, ये भी डैम्पर ही है, हाँ। तो एक आपको पता है मैथ्स के ऊपर ग्रेविटी भी वर्क कर रही होगी, यानी कि वो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। तो अब सारी फोर्सेस को आप सबसे पहले यार साइड पे ना, जिन बच्चों को नहीं ये चीज़ याद रहती वो एक दफ़ा ना उनको उस फॉर्म में लिख लें, क्या कहते हैं उसको यार, अपना लैपलास से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख लें। देखें ये इसका लैपलास क्या होगा, के एक्स ऑफ एस। आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन किसकी है, ये है हमारे स्प्रिंग के लिए। और जो होता है अपने पास क्या नाम है बच्चों, ये डैम्पर की होती है FV, और साथ में इसके होता है एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव, तो उसके ऊपर एक सिंगल प्राइम होता है। इसका अगर डैम्पर लिया जाए ना, वो क्या नाम उसको कहते हैं यार, वो लिया जाए लैपलास लिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है FV। आपको पता है डेरिवेटिव की डिग्री ही तय करती है कितनी बार आएगा, एक दफ़ा एस आएगा, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की सिंगल डिग्री है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक दफ़ा सिर्फ हो रहा है, तो ये आ जाएगा SFV एक्स ऑफ एस, ऐसे आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है मैथ्स में डबल डिग्री होती है, दैट्स वाई उसमें एस का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं 1 बाय 1 सारी फोर्सेस लिखने लगा हूँ जो जो डैम्पर के मैथ्स M1 के केस में। अब देखो बच्चों पहले ये जो डैम्पर है ये अपना किरदार निभा देगा M1 के लिए, क्या आएगा FV1, जरा गौर से देखिएगा, FV1 साथ में एस आ जाएगा, ठीक है। आपने आपको पता साथ में M1 के लिए जब आप लिख रहे हो ना, तो आपने बस इसके साथ आपको पता क्या आएगा, X1 ऑफ एस आएगा। बस सिंपल सी बात है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हमने कॉमन करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आप बस उसके साथ वाले नंबर लिखते जाओ। देखो SFV1 आ गया, फिर दूसरे नंबर पे इस डैम्पर की हम ले लेते हैं करदार, इस डैम्पर का क्या करदार होगा, SFV2 होगा, ठीक है, SFV2। अब देखो बच्चों इन दोनों डैम्पर्स ने अपना करदार M1 के लिए निभा दिया, अभी जब आएगी ना बारी M2 की तब भी अपना करदार निभाएंगे इसी इक्वेशन में। अभी हम M1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव में M1 की ही वैल्यूज रखी जाएंगी। अब देखो इन दोनों ने करदार निभा दिया, अब स्प्रिंग की बारी आती है, स्प्रिंग भी दोनों के सेंटर में है, तो स्प्रिंग पहले अपना करदार निभाएगा किसके लिए, M1 के लिए, बस के लिखा जाएगा क्योंकि X1 ऑफ एस को हमने बाहर कॉमन ले लेना है। अब उसके बाद बच्चों इस डैम्पर की बारी आती है, तो इसका भी दो तरफा करदार है, तो ये क्या आ जाएगा, SFV3 आ जाएगा। अब देखो SFV3 आ गया। अब ये जो कॉमन चीजें थी इन सब ने अपना अपना करदार निभा दिया मैथ्स M1 के लिए, लेकिन M2 के लिए भी इनका करदार रहता है, वो निभाएंगे उनके लिए भी। लेकिन बच्चों आपको इतना पता है M1 के ऊपर एक ऐसी फोर्स लग रही है, सिर्फ इसी के ऊपर लग रही है, वो है ग्रेविटी फोर्स, यानी इसके इक्वेशन में। तो दैट्स वाई
यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटी का लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, एम ए। एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होती है, यानी कि अगर उसको ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको देखो अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, देखो बच्चों मैस आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, मैस कौन सा आएगा, m1 आएगा, क्योंकि हम मैस m1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ किस फॉर्म में, लैपलास से अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ पे s का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव ही तय करते हैं कितनी डिग्री आएगी s की, तो यहाँ पे s का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब सारी फोर्सेस वो वाली लिख ली जो m1 पे लग रही थी। अब देखो m1 का बाहर डिस्प्लेसमेंट लिखना है। m1 देखो यहाँ पे ऊपर मेंशन है कि x1 ऑफ t का डिस्प्लेसमेंट तय करता है। अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, x1 ऑफ s। बस इतनी सी बात है यार। आगे माइनस, अब m2 वाली फोर्सेस लिखनी है, जो यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी हैं जो m2 के लिए भी थी और m1 के लिए भी थी। अब वो सारी आपने m2 के लिए लिखनी है, बाहर माइनस लिख देना, ठीक है। बस ये बात है, क्योंकि आपको पता है बच्चों जैसे आपको वो करंट्स का मैंने पढ़ाया हुआ है लूप एनालिसिस, तो जिस लूप के ऊपर केवीएल लग रहा होता है सिर्फ उसे पॉजिटिव रखा जाता है, बाकी सबको नेगेटिव लिया जाता है। अब जरा गौर से देखिएगा, FV1 ने अपना किरदार बच्चों निभा दिया है M1 के लिए, अब बारी आती है M2 के लिए, तो लिहाजा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, बस सिंपल सी बात है SFV1, ठीक है। यहाँ पे भी वही आएगा और यहाँ पे अब देखो FV2 भी कॉमन था M1 और M2 के दरमियान, लेकिन इसने अपना किरदार निभा दिया M1 के लिए, अब M2 के लिए निभाने वाली बात है, तो लिहाजा यहाँ पे निभाएगा SFV2। अब इस स्प्रिंग ने क्या किया था, इस स्प्रिंग ने M2 के लिए किरदार भी निभाना इसका रहता था, m1 के लिए ये निभा चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये डैम्पर भी आ जाएगा, यानी कि SFV3। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे, वो मैं बताता हूँ। वो मिस्टेक बच्चों ये है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मैस के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर भी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, लेकिन यार बात अभी हो रही है M1 की, ना कि हम M2 की बात कर रहे हैं। यानी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिस मैस की आप बात कर रहे होगे ना, सिर्फ उसी पे आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगानी है, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड में। ओके हो गया ना, तो सिर्फ इस पे लगी है अभी देखें। तो यहाँ पे आपने एस स्केयर M2 नहीं लिखना, ठीक है, ये चीज़ आपने अपने मद्देनजर रखनी है। अब देखो ये कवर हो गई सारी फोर्सेस जो M2 पे भी लग रही थी, यानी कॉमन होने की वजह से। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा M2 का, जो कि x2 ऑफ s है, यानी कि x2t था, मैंने उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख दिया, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है कोई बच्चों M1 के ऊपर हम बात करें तो M1 पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि f ऑफ t है, जिसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा जाए तो f ऑफ s लिखा जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अभी आप इसको सिंप्लीफाई पहले करोगे बच्चों, आगे नहीं बढ़ोगे। अभी आप इन सब की वैल्यूज पुट करोगे, देखो इन सब की बच्चों वैल्यूज 1 है, मैस की भी वैल्यू 1 है, उसके बाद फोर्सेस की वैल्यू भी 1 ही है, FV1 FV2 सबकी वैल्यू 1 है। इनके यूनिट से आपने परेशान नहीं होना, यूनिट सिंपल है, ठीक है, वो जनरल यूनिट्स हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी वैल्यू 1 है। तो आपने 1 1 1 रख के देख के इनकी इक्वेशन बना देनी है। देखो यहाँ पे 1 आया, 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 यानी ये पहले s स्क्वायर सिर्फ रह गया, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 पुट होने की वजह से मैं डिग्री वाइज लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो ये s प्लस s प्लस s बन गया, यानी 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। तो यहाँ पे s रह गया, यहाँ पे s रह गया, यहाँ पे s रह गया, यानी कि टोटल 3 s हो गए, तो 3s आ गया साथ में। और यहाँ पे k की जगह जब 1 पुट हुआ तो +1, ये चीज़ बन गई। ओके हो गया बच्चों। अब देखें साथ में था x1 ऑफ s, ये एज इट एज है, आगे सेंटर में माइनस, इस तरफ भी कुछ ऐसी कंडीशन है, 1 1 1 1, यानी इन सब की जगह 1 पुट हो रहा है बच्चों। परेशान होने वाली बात नहीं है यार, मैं कोई कह ले कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा जो आपको समझ में ना आए। यहाँ पे 1 पुट हो रहा है, देखो आ जाएगा s प्लस s यानी 3s, और ये k की जगह 1 पुट हुआ तो +1, और साथ में आ गया x2 ऑफ s, ठीक है जी, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एज इट एज अपनी जगह पर कायम है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो यार, ये इक्वेशन 1 नहीं थी, बस मैंने वैल्यूज पुट करके लिखी है। अब आती है बात M2 की। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो M2 के केस में भी हम पहले अब M2 की फोर्सेस बच्चों लिखेंगे जो M2 के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कॉमन है या वो और बात है, अलग बात है। अब जरा गौर से देखिएगा, M2 के ऊपर बच्चों यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, यानी कि इसके इज इक्वल टू में 0 ही आने वाला है, क्योंकि M2 के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अगर हो भी रही है वो इन दोनों की होती है, लेकिन वो हम इस साइड पे लिख देते होते हैं, इस पे कोई फोर्स तो नहीं ना लग रही है अलग से, यानी मैं इसको कोई जोर तो नहीं था ना लगा रहा, f ऑफ t, यानी यहाँ पे बस M1 पे मैं जोर लगा रहा था। तो डेट्स वाई
सिंपल सी बात है। M2 पे अब बात करें सारी, देखो पहले नंबर पे FV4, इसका अपना एक डैम्पर है, सिर्फ इसी के ऊपर बच्चों डैम्पर है, यानी कि इसके ऊपर ही डैम्पिंग यानी कि विस्कोसिटी अप्लाई कर, इसके ऊपर एक पकड़ बनाए बैठा है FV4। तो पहले आप वो लिखो, इसका क्या आएगा SFV4 आ जाएगा। ये M2 के लिए है, ठीक है, SFV4। पहले आपने वो सारी फोर्सेज लिखनी है, यानी कि वो सारी चीजें जो M2 के लिए अपना किरदार निभा रही हैं। अब देखो ये जो दो हैं, अब बात आती है जो कॉमन है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं है ऐसी जो M2 के लिए हो। एक चीज है बच्चों, वो आप लिख लो, चाहे वो है आपके लिए, वो आपको मैंने बताया ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है जो कि थी S स्क्वायर M1। उसके केस में यहाँ पे इसके ऊपर जब लगेगी तो वो आएगी S स्क्वायर M2, ठीक है, ये आ जाएगी। अब आगे बढ़े, अब कॉमन फोर्सेस सारी आती हैं। देखो बच्चों, एक तो ये स्प्रिंग कॉमन है M2 और M1 के दरमियान, एक ये डैम्पर कॉमन है, एक ये वाला डैम्पर कॉमन है, एक ये वाला डैम्पर कॉमन है। तो देखो कितने हो गई चीजें। पहले नंबर पे मैं स्प्रिंग की लिखता हूँ, तो स्प्रिंग का आपको पता है सिंपल K ही आ जाता होता है, और इस डैम्पर की लिखूं तो ये आएगा SFV3। उसके बाद ये सारे अभी M2 के लिए अपना किरदार निभा रहे हैं, बाद में ये M1 के लिए अपना किरदार निभाएंगे, क्योंकि ये दोनों के रिश्तेदार हैं। इसी तरह से अब बात आती है FV1 की, तो देखो ये भी अपना किरदार निभा देगा, किसके लिए, SFV1, सॉरी, हाँ जी, SFV1 ये अपना किरदार निभा चुका है M2 के लिए। अब ये FV2 निभाएगा, SFV2। देखो सब ने अपना किरदार निभा लिया जो कि कॉमन थी M2 के लिए, या कोई एक फोर्स लग रही थी M2 पे। तो अब M2 का आगे डिस्प्लेसमेंट आप आगे लिख दोगे, वो क्या है बच्चों, X2 ऑफ S, क्योंकि M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो X2 की फॉर्म में है, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट, आपको पता है माइनस आएगा, क्योंकि सिर्फ उसी को पॉजिटिव रखा जाता है जिसके ऊपर KVL लग रहा होता है। यहाँ पे उसी को पॉजिटिव रखा जाएगा जिसकी इक्वेशन आप लिख रहे होगे। तो देखो मैंने M2 के ही डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ पॉजिटिव रखा, क्योंकि इसके ऊपर हम इक्वेशन बना रहे हैं। M1 के डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव रखा जाएगा। अब इनटू, अब देखो कॉमन क्या क्या चीज थी, यानी कॉमन यानी कि वो चीजें जिन्होंने अपना किरदार M2 के लिए तो निभा दिया, लेकिन M1 के लिए निभाना रहता है अभी। एक FV3 है, एक K है, और ये दो डैम्पर्स हैं, बस यही चीजें हैं। तो देखो आ जाएगा K प्लस SFV3 प्लस SFV1 प्लस SFV2, ठीक है जी। ये क्यों आई अभी आपको समझ तो आई चुकी होगी, क्योंकि इन सब ने अपना किरदार निभाना था इसके लिए, क्योंकि ये कॉमन है ना यार। देखो ये इस बॉडी और इस बॉडी के दरमियान कॉमन है FV1 डैम्पर, FV2 इन दोनों के दरमियान कॉमन है, ये इन दोनों के दरमियान फिर से कॉमन है, ये K भी इन दोनों के दरमियान कॉमन है, लेकिन FV4 एक साइड पे था, डेट्स वाई देखो ये बस FV4 इसी में पाया गया, वहां पे नहीं आया। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो इन सब की जगह 1 पुट होना है, क्योंकि यहाँ पे इन सब की वैल्यू भी 1 नहीं है। 1 1 1 1 1 1, उसके बाद इधर भी 1 1। ये काफ़ी मुझे इजी बच्चों बात लगती है कि जब ये वैल्यू 1 1 दे देते हैं ना, लिखना आसान होता है। पहले अब आप बच्चों पता है क्या करो, आपने अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ताकि आप क्वेश्चन हल कर सको, तो आप पहले ना x1 को उठा के ले आओ, माइनस में आ जाए। यहाँ पे देखो बाहर मैंने माइनस लिख दिया, अब F1 वाले पहले मैं लिखने लगा। देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी आ जाएगा 3s प्लस 1। तो ये देखो आ गया प्लस 3s प्लस 1, ठीक है, साथ में x1 ऑफ s, यानी मैंने इनकी अरेंजमेंट कर दी। पहले x1 ले आया, फिर x2 लिखने लगा, प्लस अब ये x2 वाले लिखने लगो। देखो यहाँ पे 1 है तो ये s हो गया, पहले s स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि ये s स्क्वायर बन चुका होगा। अब s वाले इकट्ठे करो, देखो 1s 2 3 4 s बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों अब आगे बात करते हैं, तो हमारे पास ज़रा गौर से देखिएगा, सिंपल मतलब कांस्टेंट कौन सा इसमें, सिर्फ k है, तो प्लस 1 आ गया। ये हो गया हमारा x1 ऑफ s इज इक्वल टू 0, सॉरी x2 ऑफ s माजरत इज इक्वल टू 0, क्योंकि अप्लाइड फोर्सेस के केस में नहीं थी। आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में वहाँ ऊपर छापते हैं यार, चलो यार एक पेज या जाने दो। मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों आपको लिखना आना चाहिए, जिनको नहीं आता वो जाके हमारी वीडियो देख ले, लीनियर सर्किट एनालिसिस के चैप्टर 3 एग्जांपल 3.1 में मैंने ये चीज़ समझाई हुई है। तो पहले आपने इनके कांस्टेंट्स लिख लेने हैं, देखें जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, ठीक है जी ये, और फिर इसका माइनस 3s प्लस 1 इस तरह से, फिर ये वाला आ गया माइनस 3s प्लस 1, फिर हमारे पास ये वाला आ गया एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। इसी वजह से बोला था तरतीब एक बना लें, x1 पहले फिर x2 लिखिएगा, तरतीब बनाने से फिर आपका मसला हल हो जाता है। x1 ऑफ s, अब आपने इनको कॉलम वाइज लिखना है वेरिएबल्स को, इज इक्वल टू वाले नंबर्स आपने इज इक्वल टू में कॉलम में लिख देने हैं। देखें ये यहाँ पे, वहाँ पे f ऑफ s था बच्चों और दूसरी में 0 था। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने बच्चों मालूम करना है x2 ऑफ s और f ऑफ s को, यानी कि अगर मैं x2 ऑफ s को फाइंड आउट करने बैठूँ तो मेरे ख्याल में ये इक्वेशन बन जाएगी अगर मुझे x2 ऑफ s मिल जाए, ठीक है। तो x2 ऑफ s के लिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन है। थ्रू
ये आपके पास होता है, क्या नाम है उसको यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ऑफ s, यानी कि x2 ऑफ s के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अवर टोटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होता है। तो अभी आपके सामने हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो बच्चों, जब x2 के डिटर्मिनेंट की बात की जा रही होती है ना, तो यहाँ पे कई बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है x2 का यार कौन सा मैट्रिक्स है अलहदा से। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लिखने का एक तरीका होता है। देखिए जब x2 की बात हो रही होगी ना, तो अब देखो x2 है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो आपने ये कॉलम को प्रेजेंट करेगा, ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे कॉलम को आपने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। यानी जब आप x2 ऑफ s को लिखना चाहो इसके मैट्रिक्स हो, तो आपने दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देना इज इक्वल टू वाले कॉलम से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट एज आ जाएगा, ये जो इसका फर्स्ट कॉलम था मैट्रिक्स का, लेकिन दूसरा कॉलम क्या होगा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा इनके साथ, ये आ जाएगा एफ ऑफ एस और साथ में 0। अब इसका डिटर्मिनेंट खोल लें, क्योंकि आप निकाल के यहाँ ऊपर पुट करेंगे। देखो बच्चों, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेंटर में आपको पता है माइनस होता है इनकी क्रॉस की वजह से। पहले तो बच्चों देखो डायरेक्ट 0 आ रहा है, 0 आ गया, सेंटर में माइनस होता है आपको पता है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3s+1 इंटू एफ ऑफ एस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इंटू 3s+1 साथ में एफ ऑफ एस आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास देखो इसका डिटर्मिनेंट निकल आया 3s+1 होल एफ ऑफ एस। मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि आपको एफ ऑफ एस आपको पता है दूसरी साइड पे चाहिए, तो आप इसको बाहर कॉमन ही रहने दो। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट निकालो सिंपल मैट्रिक्स, ये इसका मतलब है सिंपल मैट्रिक्स जो आपके पास पड़ा हुआ था उसका डिटर्मिनेंट, तो ये वही आपने मैट्रिक्स एज इट एज छाप देना है, s² + 3s+1, नीचे था -3s+1, अब ये एज इट एज रहेगा -3s+1 और नीचे s² + 4s+1। अब आपको पता है करना क्या है, वही डिटर्मिनेंट इसका खोल देना है। कैसे खुलेगा, ये पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करवाने लगा। पहले देखो ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाते जाओ। देखो s जब s² से मल्टीप्लाई हुआ s² से, तो ये आ गया s4, फिर s² इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4s³, फिर s² जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंपल s² आ गया। अब 3s की बात करते हैं, बारी बारी सारे मल्टीप्लाई होंगे ना। 3s जब s² से ज़रब खाएगा ये आ जाएगा 3s³, जब 3s 4s से ज़रब खाएगा ये आ जाएगा 12s का स्क्वायर, फिर जब 3s 1 से ज़रब खाएगा ये आ जाएगा सिंपल 3s, आगे 1 ना तो ये एज इट एज आ जाएंगे सारे, यानी s² + 4s + 1। ये सारा आपके सामने लिख रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको पता है बच्चों, देखो ये आपस में अब जब ये मल्टीप्लाई होता है सेंटर में माइनस आता है, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था सेंटर में माइनस आएगा इनटू। देखो अब जरा गौर करो, ये दोनों टर्म सेम है, माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा और ये होल का स्क्वायर बन चुका होगा। और जब ऐसा होता है कि a + b होल का स्क्वायर हो, तो आपको पता है वो क्या होता है। आपके लिए चले मैं एक स्टेप मजीद कर देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं बच्चों पड़ता, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करने आया हूं, मेहनत अपनी पूरी लगन से करके जाऊंगा। लेकिन आपने जो मेरे लिए करना है वो अब आप अपनी नीयत से करते हैं, वो अब मैं नहीं जानता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, यहां पे आ जाएगा s4 प्लस, अब जो सेम है बच्चों उनको प्लस माइनस पहले ही करके रख लें। देखिए 4s और ये 3s 7s³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये s² वाले s² + 12s² + s², ये कितना हो गया, देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये हो जाएगा 14s²। 14s का स्क्वायर। अब s वाले इकट्ठे कर लो, ये s है और ये s है, तो ये हो गया 7s, और ये एक सिंपल कांस्टेंट है बीच में +1। अब देखो बच्चों इसको मैं करने लगूं, आपको पता होना चाहिए इनके साइन चेंज होने हैं। a + b होल का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो क्या होगा, 3s का स्क्वायर क्या बनेगा, 9s का स्क्वायर, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये हो गया -9s², ठीक है। फिर आपको पता है 2ab, a आपके लिए ये है, b ये है, 2 × a यानी कि 2 × 3s क्या हो गया 6s। 6s जब 1 से ज़रब खाएगा तो 6s ही रहेगा। अब इसमें आपने वैल्यूज आपने पुट करनी है, ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b, आप करके देख लीजिएगा। माइनस होने की वजह से वो भी साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा -6s, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर होगा, माइनस होने की वजह से वो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बनती है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लिख लें, क्या बनता है देखो जरा गौर से देखो, 9s², जब ये फर्स्ट टर्म तो यहाँ से नजर आ रहा है सेम टू सेम रहेगी ये दो टर्म्स। 9s² जब इसमें से माइनस किया हमने, पीछे 5 रह गया, तो ये आ गया 5s का स्क्वायर। उसके बाद 6s जब इसमें से माइनस हुआ तो ये रह गया s, और ये 1 से कट गया, बस सिंपल सी बात है। अब आप उसमें वैल्यू पुट करो तो देखो आपको क्या मिलता है, x2 ऑफ s इज इक्वल टू
मुझे देखो डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू पहले पुट करता हूँ एक्स ऑफ 2 की, तो वो मेरे पास ये आई थी 3s + 1 और साथ में था ऐसे एफ ऑफ एस और बटे में आपके सामने ही है बच्चों। इन सब में से आप चाहें तो एस कॉमन नहीं ले सकते, देखें सब में एस है तो एस ये मैंने ऐसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पे एस का क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 7s स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 5s रह जाएगा और यहाँ पे सिंपल 1 रह जाएगा। ये फॉर्म बन गई। और अब अगर आप इस एफ ऑफ एस को उठा के दूसरी जानिब ले जाएं तो आपको आंसर आपका मिल गया। आंसर तो बन ही चुका है, मिलना क्या है, x2 ऑफ एस और एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू 3s + 1 ओवर s इंटू एस क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 5s + 1। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।